ये सारे रिपोर्टर्स दुनिया के सबसे ज्यादा पुराने आदिवासियों पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए सीधा चले जाते हैं एक फेमस फॉरेस्ट में। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि कुछ प्राचीन जीव अभी भी मौजूद हैं जो एक ही बार में पूरे ग्रुप को खत्म कर सकते हैं। इस एडवेंचरस कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के जंगलों में दिखाते हुए, जहाँ चारों तरफ सिर्फ पानी और पेड़ पौधे मौजूद थे। अब यहाँ उन्हीं चीजों के बीच हमें एक आदमी दिखाया जाता है जो कि एक बोट पर मौजूद था। वह आदमी दरअसल एक शिकारी था जो अलग अलग टाइप के जानवरों को पकड़ता है। वो उनकी डेड बॉडी को बेचता और काफी पैसे कमाता। लेकिन इस मोमेंट पर पता नहीं क्यों वो आदमी बहुत ही डरा हुआ होता है। वो किसी से तो भागता हुआ फिर रहा था और लगता है कि जो भी चीज थी वो उसके पास आ चुकी है। उस आदमी ने अपने आप को बचाने की बहुत कोशिश की और एंड में जाकर आखिर हार ही मान लिया। उसे पता था कि उसकी जान जाने वाली है, इसीलिए उसने अपनी गन उठाई और खुद को ही शूट कर लिया। उसके बाद हमें फॉरेस्ट में बड़े बड़े पेड़ों के बीच में हलचल दिखाई देती है। यानी वहाँ जरूर ऐसी कोई खौफनाक चीज थी जिससे कि आदमी को ये कदम उठाना पड़ा। वो चीज क्या है हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब हमें कुछ दिनों बाद का समय दिखाया जाता है। फॉरेस्ट में कई सारे रिपोर्टर्स मौजूद थे। वो सब तो एक बोट पर अपने टीम के साथ आए हुए होते हैं और एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे होते हैं। बात ये थी कि उन सारे रिपोर्टर्स को इस फॉरेस्ट में मौजूद रहने वाले कई पुराने आदिवासियों को शूट करना था। उन्हें उनकी लाइफस्टाइल जाननी थी और पूरे टेलीविजन पर उन्हें ब्रॉडकास्ट करना था। यही रीजन होता है कि वो सब जरा भी वेट नहीं कर पाए और सारे इक्विपमेंट्स लेकर अमेज़न फॉरेस्ट में पहुंच गए। उनका एक कैप्टन होता है जो इस पूरे ब्रॉडकास्ट को मैनेज कर रहा था। उसका नाम स्टीव होता है और उसने जितनी भी डॉक्यूमेंट्रीज की वो सारी टॉप क्लास होती है। पर फिलहाल के लिए वो सब अपनी बोट पर बैठकर और भी ज्यादा फॉरेस्ट के अंदर जा रहे होते हैं। उन्हें नहीं पता कि अंदर कौन सा खतरा उनका इंतजार कर रहा है। अब थोड़ी देर तक ट्रैवल करने के बाद अचानक उन्हें एक दूसरी बोट दिखाई देती है जिस पर एक आदमी खड़ा हुआ था। वो आदमी उन सभी से मदद मांग रहा होता है क्योंकि उसकी बोट किसी चीज में फंस गई थी। वो आसानी से बाहर ही नहीं निकल रही होती। इसीलिए जब स्टीव की टीम ने उस आदमी को देखा तो तुरंत ही अपनी बोट उसकी तरफ लेकर चले गए मदद करने के लिए। वो आदमी तुरंत ही उनकी बोट पर कूद पड़ता है और अपना नाम पॉल बताता है। पॉल ने अपने बारे में ये भी मेंशन किया कि वो शिकारी है और यहाँ शिकार करता है। वो इसी फॉरेस्ट में रहने वाले आदिवासियों के लिए काम करता था। यानी जानवरों के मांस का लेन देन करना यही उसका पेशा होता है। स्टीव जब अपने बारे में बताने लगा तो पॉल ये भी प्रॉमिस करता है कि अगर तुम चाहो तो मैं उन आदिवासियों से तुम्हें मिला सकता हूँ, क्योंकि वो आदिवासी भले ही इस फॉरेस्ट में रहते हैं लेकिन वो इतनी आसानी से नहीं मिलते। लेकिन यहाँ स्टीव को पता नहीं क्यों पॉल की बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसीलिए उसने पॉल से कह दिया कि हम दूसरे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो तुम यहाँ से अपनी मदद खुद कर लो और अपने दूसरे साथियों को बुला लो। पॉल इस मोमेंट पर काफी गुस्सा हो गया था लेकिन उसे दिखाता नहीं। थोड़ी देर तक जब सभी लोग नाव पर बैठे हुए थे और आगे बढ़ रहे होते हैं तभी उन्हें एक मूर्ति दिखाई देती है। उस मूर्ति में साफ मेंशन था एक बड़ी सी सांप का जो कि एक इंसान को खा रहा है। बाकी सारे रिपोर्टर्स एकदम से चौंक गए और पॉल से इस बारे में पूछने लगे। तब जाकर पॉल डिटेल देता है कि ये यहाँ के आदिवासियों की एक देवता है। वो सांपों में बहुत ज्यादा मानते हैं और उनकी पूजा करते हैं। यही रीजन है कि वो सारे आदिवासी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अलग हैं। उनके रीति रिवाज और सारे रहन सहन की चीजें एकदम डिफरेंट ही थी। स्टीव इसलिए भी पॉल को अपने साथ रख रहा था क्योंकि उसे लगता है कि पॉल उन्हें आदिवासियों से मिला सकता है। पॉल ने कहा कि अगर तुम सभी को आदिवासियों से मिलना है तो तुम्हें एक झील को पार करके दूसरी तरफ जाना होगा, लेकिन वो झील पूरी तरीके से सांपों से भरी हुई होगी। वो इतनी खतरनाक जगह है कि वहाँ तक आज तक कोई भी पहुँच नहीं पाया उन आदिवासियों के अलावा। तो पॉल ने उस रास्ते के बारे में बता दिया होता है जो फॉरेस्ट के अंदर से जाता था। उसे लगता है कि यहाँ पर बहुत सारा पानी भरा हुआ है तो आदिवासी यहाँ से दूर गए होंगे, ना कि और भी ज्यादा फॉरेस्ट में जाकर अपनी जान खतरे में डालना। तो इसलिए स्टीव ने पॉल द्वारा कही गई डायरेक्शंस को फॉलो नहीं किया और अपने हिसाब से आगे बढ़ने लगे। पॉल को यहाँ पर भी स्टीव के ऊपर बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो उसके द्वारा कही गई चीजें फॉलो नहीं कर रहा था। वो तो गुस्से में ये कहने लगा कि मैं थोड़ी देर बाद उतर जाऊंगा और अपने साथियों के साथ चला जाऊंगा। उन सभी को ट्रेवल करते हुए अब काफी रात भी हो चुकी थी। सभी खाने पीने का इंतजाम कर रहे होते हैं। तभी हमें उस टीम में से एक कपल दिखाई दिया जिसका नाम बेन और लिन होता है। बेन और लिन रात के समय थोड़ा वॉक करने के लिए आगे गए ताकि वो अलग अलग जानवरों के फोटोग्राफ्स ले सके। बेन और लिन काफी एंजॉय करते हुए थोड़ी देर आगे तो जाते हैं लेकिन फिर झाड़ियों में कुछ हलचल होने लगी। हलचल से ऐसा लग रहा था कि कोई उनके पास भागते हुए आ रहा है। बेन और लिन इस बात से काफी डर गए और तुरंत ही दूर जाने लगे। वो जो भी चीज होती है उसकी स्पीड बहुत ज्यादा थी और वो कहीं न कहीं बेन और लिन को टारगेट बना रही है। लेकिन जैसे ही वो चीज उनके पास आती तभी सामने की तरफ पॉल आ गया। पॉल के हाथ में एक गन थी जिसने की पॉइंट आउट करके रखी होती है बेन और लिन की तरफ और वो तुरंत ही उसे शूट भी कर देता है। फॉरेस्ट में गन चलने की आवाज सुनने पर सभी एकदम चौंक गए और देखने के लिए चले आए।
थोड़ी देर बाद झाड़ियों में से पॉल निकल रहा था अपने हाथ में एक सुअर लेके। पीछे की तरफ बेन और लिन भी उसके साथ आ रहे थे, यानी कि पॉल ने एक तरीके से उनकी जान बचाई है। वो जो चीज भाग रही थी वो जंगली सुअर के अलावा कुछ नहीं होती। बेन और लिन ने जब स्टीव को इस बारे में बताया कि पॉल ने उसकी मदद की है, तब जाकर वो पॉल को रोकने लगा कि वो कुछ समय तक यहाँ उनके साथ रह सकता है। यानी वो सब अब पॉल को अच्छा आदमी समझने लगे हैं जो उनकी मदद कर रहा है। लेकिन पॉल को देखकर लगता है कि वो कोई अनजान सी बात छुपा रहा है सभी से। अगले दिन वो सभी अपनी जर्नी वापस से स्टार्ट कर देते हैं और एक ऐसी जगह पर पहुंचते हैं जहाँ के सारे पेड़ सूख चुके थे। लेकिन थोड़ी देर में ही उनकी नाव अचानक फंस जाती है। उस बोट का जो एंकर था वो नीचे कहीं अटक गया था, तो इसीलिए बोट आगे नहीं बढ़ रही थी। अब उन्हें वैसे ही लेट हो चुका है, इसीलिए स्टीव ने खुद डाइविंग सूट पहना और पानी के अंदर चला गया उस चीज को देखने के लिए। वो तो बोट के प्रोपेलर्स के पास जाकर उस रस्सी को काटने का ट्राई करता है, लेकिन देखकर लग रहा था कि उसे किसी मजबूत चीज ने पकड़ कर रखा है। वो इन्वेस्टिगेशन तो कर रहा था, लेकिन अचानक उसके ऑक्सीजन सिलेंडर में कुछ चेंजेस हुई। कोई छोटा सा जल जीवी जानवर उसके ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर घुस गया था। वो उसके मुंह के रास्ते से और अंदर जा रहा होता है, जिससे कि स्टीव को सांस नहीं आती। वो एकदम अनकॉन्शियस हो गया और तुरंत ही उसके साथियों ने उसे ऊपर खींचा। जल्द से जल्द उसके सूट को ओपन किया जाता है और जब वो मुंह के अंदर देख रहे थे तो एक अजीब सा जलजीवी जानवर था। उसने तो स्टीव के पूरे मुंह वाले हिस्से को ब्लॉक कर दिया था, जिससे सांस नहीं आ रही थी। खैर पॉल और बाकी सब उस अजीब से कीड़े को बाहर निकाल देते हैं, लेकिन अभी भी स्टीव सांस नहीं ले रहा था। ये बहुत ही बड़ा कंसर्न है, इसीलिए पॉल ने अपने एक्सपीरियंस का यूज किया और एक चाकू लेकर उसके गले में एक खांचा मार दिया। फिर उसके अंदर एक छोटी सी पाइप डाल दी, जिससे कि एयर फ्लो बना रहे। लिटरली ये काम कर जाता है और स्टीव एकदम से सांस लेने लगता है। जल्द से जल्द उसे बोट में लेकर जाकर उसका इलाज होने लगा। लेकिन ये बात क्लियर थी कि स्टीव को एक प्रॉपर मेडिकेशन की जरूरत है, यानी उसे फॉरेस्ट से बाहर शहर में लेकर जाना ही होगा। इसीलिए अब बाकी टीम मेंबर्स ने डिसाइड किया कि वो अपने इस मिशन को यहीं पर बंद कर रहे हैं और बाहर निकलने की तैयारी कर रहे हैं। पॉल तुरंत ही इस मोमेंट पर बोलने लगा कि मैंने जो रास्ता बताया था वो शॉर्टकट है, अगर उस रास्ते से आगे बढ़ेंगे तो जल्दी बाहर निकल जाएंगे। स्टीव यहाँ पर बेहोश था, जो अब तक उन्हें गाइड करते हुए आ रहा है, पर उसके गाइडेंस ना होने की वजह से सभी एकदम ब्लैंक पड़ गए थे। तो कोई ऑप्शन ना होने के कारण पॉल द्वारा बताए गए डायरेक्शन को वो फॉलो करने के लिए राजी हो जाते हैं। उन्होंने अपनी बोट भी दूसरी तरफ मोड़ ली थी और आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ मोमेंट के बाद ही जब उनकी बोट आगे बढ़ती है तो आगे का रास्ता एकदम से बंद दिखाई दे रहा था। वहाँ पर लकड़ियों की काफी बड़ी ढेर लगाए गए होते हैं, जैसे कि कोई नहीं चाहता कि वो आगे जाए। पर पॉल ने डिसाइड किया कि वो इस जगह को डिस्ट्रॉय कर देगा डायनामाइट्स की मदद से और आगे बढ़ेंगे इसी रास्ते से। बाकी सब पॉल को समझाने लगे कि अगर ये रास्ता बंद किया गया है तो कोई रीजन होगा। इनफैक्ट वो तो उन्हें डराने लगा कि अगर दूसरे रास्ते से जाएंगे तो हमें कई और दिन लग सकते थे और उतने समय तक तो स्टीव जिंदा नहीं रह पाएगा, इसीलिए हमें यही डायरेक्शन में आगे बढ़ना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। बाकी टीम मेंबर्स को स्टीव को बचाना था, इसीलिए वो सब इस प्लान में राजी हो जाते हैं और अब पॉल ने डायनामाइट लगाकर उस जगह को ब्लास्ट कर दिया। पूरी जगह एकदम से तहस नहस हो जाती है, लेकिन अचानक उसमें से कई सारे छोटे छोटे सांप बोट पर आने लगे थे। मानो ऐसा लग रहा हो कि चारों तरफ सांपों की बारिश हो रही है। इससे इतना तो क्लियर हो गया कि इसके आगे वाला रास्ता सांपों से भरा हुआ हो सकता है। हर एक मेंबर्स को अच्छी तरीके से सांपों के बारे में पता था, इसीलिए वो उनसे बचकर आगे निकलते जाते हैं। लेकिन इस धमाके में बोट के अंदर जो डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई, उससे कई सारे फ्यूल के कंटेनर्स पानी में गिर जाते हैं। पॉल तो उसे पकड़ने की भी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो उसके कंट्रोल में नहीं थे। यानी अब उन्हें कैसे भी करके ये फ्यूल कंटेनर्स एक्वायर करने हैं और आगे और भी जमा करने हैं, नहीं तो उनके पास उतनी एनर्जी नहीं रहेगी बोट को आगे बढ़ाने के लिए। अब यहाँ पॉल और उसकी टीम नाव में जब आगे बढ़ते जाते हैं तो उन्हें एक और बोट दिखाई दी जो बहुत पुरानी थी। ऐसा लग रहा था कि कोई ट्रेवलर्स यहाँ पर आए थे, लेकिन वो अपनी बोट ही छोड़कर चले गए। पॉल को लग रहा था कि उस नाव में कई सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिल सकती हैं, इसीलिए वो जाने का डिसाइड करता है। उसने तो अपने साथ डैनी और मैथ्यू नाम के दो साथियों को भी साथ ले लिया था। डैनी जो कि कैमरा संभाल रहा था और मैथ्यू तो पॉल के साथ ही रहता। धीरे धीरे करते हुए वो पानी के रास्ते से उस पुराने वाले बोट के पास पहुंच गए। बोट के अंदर कई सारे चैम्बर्स थे, इसीलिए वो अच्छी तरीके से देखने लगे। अब उस मोमेंट पर हमें पेपर की एक बड़ी सी कटिंग दिखाई जाती है, जिस पर पॉल की फोटो लगी हुई थी। पॉल के हाथ में एक बड़ा सा सांप होता है और उसके साथ दो मेंबर्स और थे। यानी पॉल इस जगह पर पहले भी आ चुका है और जरूर वो उन लोगों से कुछ छुपा रहा है। शॉकिंग बात ये हुई कि पॉल के साथ जो न्यूज़पेपर में दूसरा आदमी मौजूद था, वो वही होता है जो हमें कहानी की शुरुआत में दिखाया गया था, और उसी के ऊपर उस अनजान चील ने हमला किया होता है तो उसने अपनी जान ले ली थी। और एक और मेंबर होता है, वो तो मैथ्यू ही था जो पॉल के साथ था। यानी वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते थे, सिर्फ स्टीव की बाकी टीम्स के सामने वो अनजान बन रहे होते हैं।
यानी उनके अंदर एक डार्क रियलिटी छुपी हुई है जो थोड़ी देर में सामने आने वाली है। अब अपनी छानबीन कंप्लीट करने के बाद पॉल और डैनी को एक कंटेनर मिलता है। उसके अंदर कई सारे इक्विपमेंट्स हो सकते हैं, इसीलिए पॉल और डैनी ट्राई कर रहे थे कि वो अपने बोट पर उसे ट्रांसफर कर ले। मैथ्यू तो बेचारा पीछे ही रह गया और वो भी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा होता है, लेकिन थोड़ी देर के अंदर ही पानी के अंदर कुछ हलचल हुई। मैथ्यू को काफी डर लगने लगा था और जो वो सोच रहा था वही हुआ। पानी के अंदर से एक बहुत ही बड़ा साइज वाला एनाकोंडा बाहर निकलता है। उसने अपना मुंह बहुत तेजी से खोला और तुरंत ही मैथ्यू के ऊपर हमला कर दिया। उसका निशाना सीधा उसके गले पर होता है ताकि मैथ्यू जल्दी मर जाए। बेचारे मैथ्यू के पास रिएक्शन टाइम ही नहीं था कि वो अपने आप को बचा पाए। बहुत ही कम समय में उस एनाकोंडा ने पूरी तरीके से मैथ्यू को पकड़ लिया और उसे पानी में लेकर चला गया। पॉल और डैनी तो अपने बोट पर वो कंटेनर रखकर आ गए, पर डैनी वापस आता है मैथ्यू को ढूंढने के लिए। आवाज देने पर भी मैथ्यू रिस्पॉन्स नहीं कर रहा था और डैनी को तो सिर्फ वहाँ पर उसकी एक लाइट मिली, यानी वो यहाँ से गायब हो चुका है। लेकिन अगर इस सिचुएशन में कभी हम फंस जाएं जहां सामने की तरफ बहुत ही बड़ा एनाकोंडा हो और उसने ऑलमोस्ट हमें पकड़ लिया है, तो उससे बचा कैसे जाए? सबसे पहली बात जान ले कि एनाकोंडा जहरीले नहीं होते, वो सिर्फ अपने नुकीले दांत और बहुत ही तेज पकड़ के लिए जाने जाते हैं। एनाकोंडा सबसे पहले अपने शिकार को अच्छी तरीके से जकड़ लेते थे और उनके सर या फिर गले पर अटैक करने की कोशिश करते। अब उनके पकड़ने का फोर्स इतना ज्यादा होता है कि कोई इंसान की हड्डियां उसे सरवाइव ही नहीं कर पाती। वो अपना प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ाते जाएंगे कि हमारे शरीर की हड्डियां टूटने लग जाएंगी। एक बार ऐसे करते हुए शिकार मर गया, तब जाकर एनाकोंडा उन्हें निगल जाते थे। तो सिंपली इस अटैक से बचने के लिए हमें अपने सर को अच्छी तरीके से प्रोटेक्ट करना है। सर और गले के भाग को अच्छी तरीके से हाथ से कवर कर लीजिए, जिससे कि सांप अपने पूंछ की मदद से आपको जकड़ ना पाए। वो हम सभी की बॉडी को भी अच्छी तरीके से जकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें अपने बॉडी को मूवमेंट करना रोकना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार रुक गया तो वो अपना प्रेशर बना लेगा। रही एक गलती जो हमेशा बताई जाती है कि हमें एनाकोंडा के पूंछ वाले हिस्से को खोलते रहना है ताकि उसका प्रेशर कम हो जाए। ये एकदम गलत तरीका है, क्योंकि वहीं पर प्रेशर सबसे ज्यादा रहता है। सबसे कम प्रेशर उसके सर वाले हिस्से पर रहता था, तो हमें वहां से उसे खोलना स्टार्ट करना है। अगर उसके सर के हिस्से को अच्छी तरीके से कंट्रोल कर लिए तो उसे पूरी बॉडी से हटा सकते हैं। और अगर इससे भी काम ना बने तो कोई भी स्टोन वाली चीज उठाकर उनके सर या फिर आंख पर हमला कीजिए। वो उनके सबसे नाजुक पार्ट होते हैं, तो वहाँ उन्हें डैमेज ज्यादा होगा। सर वाला हिस्सा अगर काफी कमजोर और खूनी हो जाए तो वो अपने आप ही पकड़ छोड़ देगा। और सबसे ज्यादा अच्छी और सेफ टेक्निक ये है कि आप फॉरेस्ट वाले इलाकों में जाएं ही ना। अब यहाँ डैनी भी अपनी बोट पर आ गया था, लेकिन वो मैथ्यू के बारे में बोलता है कि वो अब तक आया नहीं। लेकिन पॉल डायरेक्टली आकर कहने लगा कि शायद वो मर गया होगा। इस मोमेंट पर पॉल ने कुछ रिवील किया और वो दिखाता है एक बहुत ही बड़े एनाकोंडा की निकाली गई स्किन, जिसका साइज और लेंथ बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। पॉल ने बताया कि इस जगह पर ऐसे एनाकोंडास बहुत मात्रा में पाए जाते हैं। उसने तो अपने चेहरे पर एक ऐसा निशान भी दिखाया कि इससे भी बड़े एनाकोंडा ने उस पर हमला किया था, और अगर वो उन्हें ढूंढ ले तो इतिहास में उनका नाम छप सकता है। लेकिन बाकी मेंबर्स इस मिशन को अब कंटिन्यू नहीं करना चाहते थे। टेरी नाम की एक फीमेल मेंबर जो अब उस टीम की इंचार्ज बन चुकी थी, वो कहती है कि हम थोड़ी देर तक मैथ्यू का यहाँ वेट करेंगे। अगर वो वापस नहीं लौटा तो हमें ये मिशन बंद करके निकलना होगा। सभी लोग अब जल्द से जल्द टेरी की ही बात मानने लगे थे। अब रात के समय पॉल बैठा हुआ था, जिसके पास गैल नाम का एक मेंबर आ गया। पॉल तो अब गैल को उन सारे एनाकोंडास के बारे में बताता है कि वो कितने प्रीमियम माने जाते हैं। अगर उनमें से एक भी एनाकोंडा को मारकर अगर हम ब्लैक मार्केट में बेचे तो कई करोड़ों डॉलर्स मिल सकते हैं। यानी इस मोमेंट पर पॉल गैल को रुझाने की कोशिश कर रहा था और अपने अंडर करता है ताकि वो उसके साथ मिलकर काम कर सके। अगले दिन जब उन सभी की टीम नाव पर आगे बढ़ रही थी, तभी पॉल ने एक गन की मदद से किसी बंदर को मार दिया। वो बंदर की डेड बॉडी को लेकर ये कहता है कि ये एनाकोंडा का चारा है, इससे वो बड़ा सा सांप जल्दी हमारे पास आ जाएगा। लेकिन टेरी और बाकी लोग इस बात के सख्त अगेंस्ट थे। उन्हें बिल्कुल भी नहीं चाहिए था कि वो किसी जानवर का शिकार करे। लेकिन यहाँ पॉल ही नहीं बल्कि गैल भी उसके साथ हो चुका था। गैल साफ कहता है कि इस समय स्टीव की हालत खराब है, हमें यहाँ से निकलना है और डॉक्यूमेंट्रीज भी नहीं बन पाएंगी। तो इससे अच्छा रास्ता ये होगा कि हम पॉल की मदद करें उस एनाकोंडा को पकड़ने के लिए और उस पूरे प्रोसेस को शूट करके एक डॉक्यूमेंट्री बनाए। इसके बदले पॉल हमें यहाँ से निकलने में मदद भी कर देगा। टेरी और बाकी सभी लोग इस बात पर बहुत सोचते हैं, लेकिन उनके पास कुछ दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। वो ना चाहते हुए भी पॉल के प्लान के साथ आगे बढ़ रहे थे। थोड़ी देर के अंदर पॉल ने एनाकोंडा के लिए चारा बना दिया और पानी के अंदर रख दिया। वेट करने के बाद थोड़ी देर के अंदर अंदर उस चारे को कोई पकड़ता है, वो भी बहुत ज्यादा तेजी से। जैसे उस चारे को बाहर खींचा गया तो पता चला वही एनाकोंडा उसे पकड़ कर रखा हुआ है। पॉल के पास कई सारी ट्रांसकुलाइजर वाली गोलियां थी, जिससे कि एनाकोंडा को बेहोश किया जा सकता है। वो ट्राई कर रहा था मल्टीपल फायर करने की, लेकिन वो गोलियां लगती नहीं। अब उस एनाकोंडा का साइज ही इतना बड़ा था कि जैसे उसे खींचा गया तो वो बोट के ऊपर आ जाता है। बोट का बैलेंस भी
एकदम से बिगड़ने लगा और जितने भी मेंबर्स थे वो एकदम डरने लगे। एक मोमेंट तो ऐसा भी आया जब उस एनाकोंडा के सामने टेरी मौजूद थी और वो उसके ऊपर हमला भी करने जा रहा था। बट अच्छी बात ये हुई कि पॉल सही समय पर आकर उसके मुंह में ट्रांसक्वलाइजर गोली मार देता है। अब गोली लगने के बाद यही एक्सपेक्टेशन थी कि एनाकोंडा बेहोश हो जाएगा, लेकिन वैसा बिल्कुल होता नहीं, बल्कि वो तो और ज्यादा एग्रेसिव हो गया और चारों तरफ तबाही मचाने लगा। अब उन्हीं सारी चीजों में पता चला कि लिन पानी में गिर गई है। पानी में तो उस एनाकोंडा का डर और भी ज्यादा था, इसीलिए उसे बाहर निकालना था। तुरंत ही उसका बॉयफ्रेंड बेन पानी में कूदा उसे बचाने के लिए। एनाकोंडा भी पानी में जा चुका था और वो अपने शिकार को साफ देख पा रहा होता है, पर यहाँ बेन कैसे भी करके लिन को नाव के ऊपर बिठा देता है। पर प्रॉब्लम ये हो गई कि जैसे ही बेन ऊपर जाने लगा तो वो एनाकोंडा उसे पकड़ लेता है। तुरंत ही वो उसे पानी के अंदर खींचने लगा था। टेरी इस चीज को देखकर गन उठा लेती है और उस एनाकोंडा के ऊपर पॉइंट करती है फायर करने के लिए, लेकिन तब भी पॉल उसे रोक देता है क्योंकि उसे एनाकोंडा जिंदा चाहिए था। वो टेरी का निशाना दूसरी तरफ करता है और उसे पीछे लेकर जाता है। अब इतनी ज्यादा देर होने के बाद एनाकोंडा रुकने वाला नहीं था। उसने बेन को पकड़ा और उसे मारते हुए पानी के अंदर लेकर चला गया। बाकी सब सिर्फ उसे देखते रह गए और बेचारा बेन मर चुका था। टेरी अगर चाहती तो उसे मार सकती थी, लेकिन पॉल की वजह से वो रुक गई। लेकिन पॉल के बीच में आने की वजह से वो निशाना नहीं लगा पाई। अब यहाँ सभी पॉल के ऊपर गुस्सा थे, लेकिन पॉल ने अपनी गन निकाली और सभी को धमकाने लगा। वो तो इतना तक कह देता है कि इस बोट पर अब सिर्फ उसके इंस्ट्रक्शन चलेंगे, किसी ने भी अगर अगेंस्ट जाने की कोशिश की तो वो उसे मार देगा। चारों तरफ डर का माहौल हो गया था और कोई भी उसके अगेंस्ट जाने की सोच भी नहीं रहा था। पॉल को अब कैसे भी करके उस एनाकोंडा को पकड़ना है, तो वो अपने चेंबर में जाकर प्लान बनाने लगा। थोड़ी देर में वहाँ पर टेरी आती है और टेरी पॉल से काफी क्लोज होने लगी थी। दरअसल बात ये होती है कि वो उसे चकमा देना चाहती थी, इसीलिए अपने जाल में फंसाती है। पॉल भी उस जाल में फंसने लगा और टेरी जैसे ही उसका ध्यान भटका रही थी तो पीछे से उसके साथी पॉल पर हमला करके उसे बेहोश कर देते हैं। उन्हें मौका मिल गया पॉल को पकड़ने का और वो उसे अच्छी तरीके से बंदी बना लेते हैं। अब टेरी और उसके बाकी मेंबर्स पॉल को बांधकर उससे पूछताछ करना स्टार्ट करते हैं। टेरी के पास तो वो न्यूज़पेपर का टुकड़ा भी आ जाता है जिसके ऊपर पॉल, मैथ्यू और उसके एक साथी की फोटो थी। यानी इससे इतना क्लियर हो गया कि पॉल और मैथ्यू एक दूसरे को पहले से जानते थे। पॉल तो अब उनके सामने सारी बातें कन्फेस कर लेता है कि वो यहाँ सिर्फ और सिर्फ एनाकोंडा को पकड़ने आया था। उसने तुम लोगों का साथ लेने के लिए एक नाटक किया और अब जाकर शायद वो अपने प्लान में कामयाब हो जाएगा। वो तो इतना भी कह देता है कि तुम सब मेरे बिना यहाँ से नहीं निकल सकते और उस बड़े से जीव को मारने की टेक्निक सिर्फ पॉल को ही पता है। टेरी और बाकी सब बहुत गुस्सा थे, इसीलिए वो जैसे तैसे आगे बढ़ रहे होते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आया जब उनकी बोट एक जगह पर रुक जाती है। वो तो एकदम स्टक हो गई थी और आगे बढ़ ही नहीं रही होती। कोई ऑप्शन ना होने के कारण टेरी और डैनी दोनों को पानी में उतरना पड़ता है और वो बोट की रस्सी को एक पेड़ से बांध देते हैं। वो पूरी कोशिश कर रहे थे अपनी बोट को कीचड़ से निकालने के लिए, लेकिन वो निकलती ही नहीं। यहाँ दूसरी तरफ बोट के ऊपर लिन मौजूद थी जो हाथ में चाकू लेकर सीधा पॉल के पास जाती है। एक्चुअल में वो अपने बॉयफ्रेंड का बदला लेना चाहती थी क्योंकि पॉल की वजह से ही वो मरा है। लिन तो एकदम मासूम थी, उसे कुछ पता नहीं था। तो अब अचानक पॉल उसके ऊपर झपट्टा मारता है और अपने पैरों से उसका गला दबाने लगता है। बाकी मेंबर्स तो पानी में मौजूद थे, वो देख ही नहीं पाते कि पॉल ने लिन को मार दिया है। पॉल के पास अब चाकू आ गया जिससे वो अपने हाथ को खोल लेता है। अब यहाँ पानी के अंदर टेरी को कुछ मूवमेंट दिखाई दिए। उससे इतना क्लियर हो गया कि यहाँ आसपास एनाकोंडा मौजूद है जो उनकी तरफ बढ़ रहा है। तुरंत ही टेरी ने आदेश दिया कि हमें बोट पर जाना चाहिए और सब जल्द से जल्द भागने लगे। टेरी और डैनी तो पहुंच जाते हैं, लेकिन उनका वो तीसरा मेंबर पानी में रह गया। वो इतना ज्यादा डर जाता है एनाकोंडा को देखकर कि वो पहाड़ी वाले इलाके पर भागने लगा। उसे लग रहा था कि अगर वो ऊंचाई वाली जगह पर चले जाएगा तो शायद बच सके, पर ये उसकी साफ साफ गलतफहमी थी। टेरी और डैनी जब बोट पर पहुंचे तो पॉल उनके सामने था। पॉल तो उन सभी को मारने की कोशिश करता है क्योंकि ये सब उसके काम में बाधा बन सकते थे। उन तीनों के बीच तो एकदम से लड़ाई ही स्टार्ट हो गई थी। वो तीसरा मेंबर वहाँ पत्थरों के पीछे छुपा हुआ था, पर अब एनाकोंडा उसे सेंस करते हुए आ जाता है। तुरंत ही वो पानी के पीछे से आया और उस आदमी को काटने के लिए आगे बढ़ने लगा, पर वो मेंबर जान बचाकर वहाँ से कूद जाता है। होप सो वो बच जाता है, लेकिन एनाकोंडा का रिफ्लेक्स इतना ज्यादा तेज होता है कि वो उसे हवा में अपने मुंह के अंदर पकड़ लिया और उसके चारों तरफ लपेटकर उसकी हड्डियां तोड़ दी। यानी ऑब्वियस बात थी कि वो तीसरा मेंबर मर चुका था। लेकिन एनाकोंडा का वेट काफी भारी होने के कारण वो जिस पेड़ से लटका हुआ था वो पूरा नीचे गिर गया। बोट के ऊपर गिरने की वजह से उसे काफी डैमेज हुआ होता है। टेरी, डैनी और पॉल भी मजबूरी के कारण पानी में कूद पड़े। यानी अब ये साफ था कि वो एनाकोंडा उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ने वाला। टेरी बोट पर आ चुकी थी, लेकिन डैनी अभी भी पानी में था और चारों तरफ हलचल होना स्टार्ट हो गई। तभी पता चला कि उस एनाकोंडा ने हमला कर दिया है डैनी के ऊपर। उसका पैर इतना जख्मी हो गया था कि वो आगे नहीं बढ़ पाता।
पर अच्छी बात होती है कि वहाँ टेरी पहुंच गई और गन की मदद से लगातार एनाकोंडा को शूट करने लगी। एनाकोंडा बहुत घायल होकर वहीं पर गिर पड़ता है। वो डैनी की मदद करती है और बोट पर लेकर आ जाती है, लेकिन अचानक पॉल टेरी और डैनी दोनों को ही मारने लगा क्योंकि उसका $1 मिलियन वाला एनाकोंडा को उन्होंने खत्म कर दिया है। पॉल को किसी भी हालत में उससे जिंदा पकड़ना था। अब यहाँ लग रहा होता है कि पॉल उन दोनों को खत्म ही कर देगा, लेकिन तभी पीछे से स्टीव आ गया जो तब से बेहोश पड़ा हुआ था। उसने पॉल के बॉडी पर वही ट्रांसक्यूलाइजर मार दिया जिससे कि वो बेहोश हो जाए और फिर डैनी ने भी उससे पंच मारकर पानी में फेंक दिया। पॉल वहीं पर गिरकर एकदम से गायब हो जाता है जैसे कि वो मर गया है, क्योंकि यहाँ पर एक से ज्यादा एनाकोंडा होने के चांसेस हो सकते हैं। टेरी और डैनी अपनी नाव को लेकर जब आगे बढ़ रहे थे तो उन्हें फ्यूल की जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि अगर पावर नहीं जनरेट होगी तो वो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सामने की तरफ उन्हें बहुत ही खंडहर वाला इलाका मिलता है। वो दोनों उस जगह पर जाकर कुछ काम की चीजें ढूंढने लगे। लिटरली वहाँ पर उन्हें कई सारे फ्यूल के कंटेनर्स मिलते हैं जिससे उनका काम हो जाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर में पता चला कि पॉल उनके पीछे आकर दोनों को मारने लगा है। उसने टेरी और डैनी दोनों को ही बंदी बना लिया था और एक जगह पर बांध दिया, और अब वो उन दोनों के ऊपर बहुत सारे ब्लड गिराता है जिससे कि एनाकोंडा को अट्रैक्ट किया जा सके। उसने अपना प्लान पूरी तरीके से रेडी रखा था। जब वो एनाकोंडा आएगा तो ट्रैप में उसे फंसा लेगा। खून को सेंस करते हुए एनाकोंडा पहुंच गया और ये वाला प्रीवियस वाले से काफी बड़ा लग रहा था। धीरे धीरे जब उसने टेरी और डैनी पर हमला किया तो पॉल ने ट्रैप खींच दिया जिसमें कि तीनों फंस जाते हैं। पॉल अब पूरी कोशिश कर रहा था कि गन की मदद से वो सबसे पहले एनाकोंडा को बेहोश करे, लेकिन काफी मूवमेंट के कारण वो अच्छे से निशाना नहीं लगा पाता। बहुत ज्यादा फोर्स लगाने के बाद वो ट्रैप ही टूट जाता है और अब वो एनाकोंडा सबसे पहले डैनी और टेरी को छोड़कर भागने लगा पॉल के पीछे। पॉल बेचारा अपनी जान बचाकर ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन एनाकोंडा अब उसे छोड़ने वाला नहीं था। वो उसे पकड़कर पूरी तरीके से निगल जाता है। इस मोमेंट पर वो एनाकोंडा काफी मोटा हो चुका था, यानी वो अब उतनी तेजी से मूवमेंट नहीं कर सकता। टेरी और डैनी तो फिर भी वहां से भागकर अपने आप को छुपा रहे थे। अब टेरी एक ऐसे कमरे में आ गई जहां एनाकोंडा के कई सारे बच्चे मौजूद थे, यानी ये उस एनाकोंडा का घोंसला है। एनाकोंडा भी वहां पर पहुंच गया और उसने तुरंत ही अपने मुंह से पॉल की डेड बॉडी को निकाल दिया था, क्योंकि अब उसका टारगेट टेरी और डैनी है, जिसके बाद ही वो अपने शिकार को खाएगा। डैनी ने तो एक कुल्हाड़ी लेकर सीधा उस एनाकोंडा की पूंछ पर हमला किया, जिससे वो एक जगह पर फंस जाता है। डैनी और टेरी मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो बहुत सारे फ्यूल में आग लगा देंगे और इस पूरी जगह को ही ब्लास्ट कर देंगे। टेरी भी अब ऊपर की तरफ चढ़ने लगी थी ताकि वो यहाँ से बाहर निकले, क्योंकि डैनी ने चारों तरफ फ्यूल फैला ही दिया था। देखते ही देखते उसने वहां पर आग लगाई और वो भी बाहर निकल गया। फ्यूल कंटेनर्स होने की वजह से वो जगह पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है कि पूरा एनाकोंडा जलने लगा। कैसे भी करके वो एस्केप करते हैं और पानी के रास्ते से नाव पर आने लगते हैं, लेकिन देखकर लग रहा था कि वो एनाकोंडा जो कि जलते जा रहा है अभी भी जिंदा है। वो उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश भी करता है, लेकिन पानी के अंदर जाने के बाद उसकी हलचल एकदम बंद ही हो गई। टेरी डैनी को हाथ देती है और ऊपर की तरफ करती है, पर अब पता चला कि फिर से वो एनाकोंडा अपनी आखिरी सांस तक उन पर अटैक करने जा रहा है। लेकिन इस बार डैनी पूरी तरीके से तैयार था। वो कुल्हाड़ी उठाता है और एनाकोंडा के सर पर हमला करने लगता है। आखिरकार वो बड़ा सा जीव वहीं पर अपना दम तोड़ देता है। उस घोंसले में मौजूद जितने भी उसके बच्चे मौजूद थे वो सब मारे गए, यानी अब इतने मेंबर्स में से सिर्फ 3 ही बचे हुए हैं, डैनी, टेरी और स्टीव। अब कुछ मोमेंट के बाद हमें नाव पर बैठे हुए कुछ आदिवासी दिखाए जाते हैं। ये वही आदिवासी थे जिसके बारे में पॉल ने बात की थी, और अब टेरी के टीम मेंबर्स पहले ऐसे रिपोर्टर्स होंगे जो इन आदिवासियों को अपनी आंखों से देख रहे हैं, यानी कि अब वो अपनी डॉक्यूमेंट्री स्टार्ट कर सकते हैं उनके ऊपर रिसर्च करके। हमारी भी कहानी इसी तरीके से यहीं पर खत्म हो जाती है। सो व्यूअर्स, अगर आपको मेरा नरेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार कहानियों में, तब तक के लिए बाय बाय।